इससे पहले भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करके अपलोड किए जाते रहे हैं, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि कुछ प्रतिकूल कारण होने के कारण बीच में 10-15 दिन मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर नहीं दिए जा सके। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए अपलोड नहीं किए गए हैं, उसके अभाव में मेरे द्वारा अब कुछ और नए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आपकी पूर्ति हो सके और जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया उसे आप कंटिन्यू कर सकें। तो विद्यार्थियों, देखिए, आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है वो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। LLB सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो है और लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट पर है। इस पर 2 वीडियो मेरे द्वारा पहले से ही अपलोड किए गए हैं, ये 3rd पार्ट है। तो देखिए, मेरे द्वारा आज डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ चार्टर 1726 एक्सप्लेन इट्स, यानी कि मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है आज कि राजपत्र 1726 द्वारा क्या प्रावधान थे। राजपत्र 1726 में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिन्हें भारत पर अधिरोपित किया गया और जिनके द्वारा क्या कार्य हुआ। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैंने दे रखा है चार्टर 1726। चार्टर 1726 के द्वारा 1, 2, 3, 4, 5 प्रोविजन मेरे द्वारा यहाँ डिफाइन किए गए हैं, जो 1 by 1 द्वारा देखने को आपको मिलेंगे। नंबर 1 यहाँ दे रखा है कारपोरेशन एस्टेब्लिशमेंट इन एवरी टाउन। प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक नगर में एक कारपोरेशन की व्यवस्था की गई थी चार्टर 1726 द्वारा, राजपत्र 1726 जो जारी किया गया था उसके द्वारा। लेकिन आपकी जानकारियां बता दूं, सबसे पहले कानून का प्रादुर्भाव भारत में हुआ कब? 1761 में। 1761 में कुछ कानून बनकर आए, देखा जाए तो वहीं से शुरुआत है। उसके बाद 1772 में ठीक बनकर आए, लेकिन 1661 में इससे पहले जो कानून बने थे और उसके बाद 1672 में जो कानून बने थे, उसके बाद आधुनिक रूप से अगर कानून कभी बना है तो वो 1726 में, यानी कि सबसे पहले 1661, फिर उसके बाद 1672, फिर उसके बाद 1726। यहाँ आकर व्यवस्थित रूप से कानून कुछ बनाया गया, जिससे कि कुछ लाभ, कुछ मदद, कुछ हित भारत की जनता का हो सके। राजपत्र 1726 में कारपोरेशन एस्टेब्लिशमेंट इन एवरी टाउन, प्रत्येक नगर में एक कारपोरेशन यानी निगम की स्थापना की गई और इस निगम में एक मेयर और 9 एल्डरमैन यानी 10 लोग हुआ करते थे। और कारपोरेशन को ये अधिकार दिए गए थे कि आप अपने अधिकारों के तहत कुछ नियम, कुछ उपनियम बना सकते हो और अपने निगम यानी नगर के क्षेत्र में, उन क्षेत्र की सीमाओं में अधिरोपित कर सकते हो। ये स्वतंत्रता मेयर और 9 एल्डरमैन्स को थी। मैंने यहाँ दे रखा है 1+9। सेकंड, सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा प्रत्येक नगर में दीवानी प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, यानी कि हम ये कह लें कि साफ सुथरे शब्दों में दीवानी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। जब दीवानी न्यायालयों की यहाँ व्यवस्था की गई तो दीवानी न्यायालयों की व्यवस्था भी मेयर और एल्डरमैन के हाथों में थी और ये अपने विवेक पर निर्भर होकर अपने इंग्लैंड के कानून के आधार पर न्याय करते थे और विषयों को समझते थे और उसमें क्या इश्यूज हुए हैं उन्हें समझते थे और निर्णय दे देते थे। लेकिन भाग्य की विडंबना ये थी कि सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और मेयर कोर्ट, इन दोनों में आपस में क्लैश हुआ करता था। मेयर न्यायालय और दीवानी न्यायालय दोनों आपस में उलझ जाते थे, क्योंकि दीवानी मामलों में जब भी कोई मामला सुना जाता था तो इसकी अपील मेयर कोर्ट में जाती थी और मेयर कोर्ट उसको उलट देता था।
ऐसी स्थिति में दोनों में क्लैश होने लगा। यहाँ सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नाम से भी पुकारा करते थे। तो ध्यान रहे, जब भी कोई दीवानी मामला आता था, ऐसी कोई परिस्थिति आती थी जिनका विवाद केवल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, वे मामले दीवानी मामले कहे जाते थे और यहाँ सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में सुने जाते थे और इनकी अपील जो है मेयर कोर्ट में होती थी। थर्ड, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा फौजदारी मामलों को सुनने के लिए भी एक व्यवस्था की गई थी, जिसे कहते थे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपराधिक प्रशासनिक व्यवस्था। आपराधिक प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि एक ऐसे आपराधिक न्यायालय जहां अपराध से संबंधित मामलों को सुना और समझा जाता था और न्याय किया जाता था। इन्हें हम जस्टिस ऑफ पीस नाम से पुकारते थे। जस्टिस ऑफ पीस नाम से पुकारते थे। जब भी कोई अपराध से संबंधित मामला होता था, वो यहाँ आता था, सुना जाता था, समझा जाता था और इट इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट। ये न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर था, जो कि उनका स्वविवेक इंग्लैंड की विधि पर निर्भर था। इंग्लैंड में जो कानून था, उस कानून पर निर्भर होकर वो न्याय करते थे। फोर्थ, क्वार्टर सेशन। क्वार्टर सेशन एक छोटा न्यायालय हुआ करता था, जो कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। इसी का पार्ट था वो छोटा न्यायालय। छोटे मामले जो फौजदारी के हुआ करते थे, वो यहाँ क्वार्टर सेशन में सुने जाते थे। फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। विद्यार्थियों, समस्या ये थी कि जब एक ही व्यक्ति के हाथों में दो तरह की शक्तियां आ जाएं, तो जाहिर सी बात है कि शक्तियों का दुरुपयोग होना वाजिब है। हो सकता है शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। इसके लिए मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक जिले में एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कलेक्टर, और पुलिस फोर्स में भी एक हेड होता है, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जुडिशरी में भी एक हेड होता है, जिसे आप सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं। सपोज दैट मैं अगर आपसे ये कहूं कि ए सिंगल पर्सन इन ए डबल रोल, आई मीन टू से डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर इज ए सिंगल पर्सन। एक ही व्यक्ति को दोनों पदों पर आसीन कर दिया जाए। मान लीजिए एक ही व्यक्ति को हम डिस्ट्रिक्ट जज का पद दे दें और उसी को कलेक्टर का पद दे दें, तो क्या लगता है आपको कि न्याय होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहां कलेक्टर एग्जीक्यूटिव हेड है, वहीं डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी हेड है। दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग। अब जब एक ही व्यक्ति जुडिशरी हेड होगा और वही एग्जीक्यूटिव हेड होगा, तो अगर आप किसी कार्य के चलते कलेक्टर साहब के पास गए और उन्होंने किसी काम को डिनाई कर दिया या कोई ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया आपके अगेंस्ट, फिर आप कोर्ट गए कि चलो जुडिशरी में हम इसके खिलाफ आवेदन देते हैं और न्याय की उम्मीद रखते हैं। जब न्याय पाने के लिए आप जुडिशरी जाएंगे, तो जुडिशरी में कौन मिलेगा? वही सिंगल पर्सन जिसे हमने कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज बना रखा है। अब वही वहां मिला, तो क्या वह अपने द्वारा दिए हुए आदेश को वापस लेगा? क्या उसके खिलाफ जाएगा? नहीं। अगर आप भी उस जगह पर होंगे तो अपने ही आदेश के खिलाफ, अपने ही कार्य के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो विद्यार्थी, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ परिस्थितियां विपरीत हो गई कि एक ही व्यक्ति जुडिशरी हेड था और वही व्यक्ति एग्जीक्यूटिव हेड था। ऐसी स्थिति में जब दो मामले एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जाते थे तो आपस में क्लैश होता था। ऐसी स्थिति में यहाँ पांचवा ऑप्शन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिससे कि न्याय पाने में भारत की जनता को आसानी हो, आसानी से न्याय मिल सके। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आपके हित को ध्यान में रखते हुए निरंतर मेरे द्वारा आगे भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।